हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज हमने क्या किए हैं, आपदा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न जो बोर्ड से संबंधित बनने वाले हैं, तमाम पॉइंट को और क्वेश्चन आंसर एक साथ आपको कराया जाएगा, जो एक आपदा से रिलेटेड एक मैराथन क्लासेस होगी। तो चलिए, आपदा से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यहाँ से। तो चलिए, आपको हम लोग क्या करते हैं, फुल डिटेल से आपको समझाते हैं। देखिए, हम लोगों को क्लास 10th में क्या है कि भूगोल को जो है ना, मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है। एक संसाधन से रिलेटेड है, और एक कृषि से रिलेटेड है, और एक आपदा से रिलेटेड है। आपदा से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे ना। तो 2 नंबर थ्योरी पूछ लेता है, और कभी 4 नंबर थ्योरी पूछता है, कभी 2 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, या कभी जो है ना 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 2 ही नंबर का तो थ्योरी पूछता है। समझे बात को। तो आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आज का क्लास अगर करेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा स्पष्ट रूप से। तो चलिए, हम लोग बात करेंगे आपदा से। आपदा क्या है उनके बारे में जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि आपदा जो है ना, एक अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना। विध्वंसकारी किसे कहते हैं? एक खतरनाक घटना जिसके घटित होने से क्या होता है, जान माल की क्षति होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं विध्वंसकारी, है ना। यहाँ लिखा हुआ अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। तो आपदा जो है ना, कभी भी घटती है, अचानक घटती है। ऐसा नहीं कि पहले ही सूचना दे देता है, नहीं, अचानक घटती है, और घटने के बाद जो है ना, अत्यधिक जान माल की हानि पहुंचा करके वो चले जाती है। एज एग्जाम्पल, बाढ़ में देखेंगे कि बाढ़ जब भी आती है तो पूरी गांव को तबाह बर्बाद कर देती है। भूकंप जब भी आएंगे तो कई इलाकों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। तो इसी को हम लोग आपदा बोलते हैं। समझे बात को। तो आप अपने आंखों से कई तरह के ऐसे आपदा देख चुके हैं, उसी आपदा को हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए, आपदा को मेनली जो है ना 2 भाग में बांटा गया है। समझे ना, समझ की दृष्टि से आपदा को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, आपदा एक होता क्या चीज, प्राकृतिक आपदा है, एक हो गया क्या चीज, मानव जनित आपदा हो गया। समझे बात को। अच्छा, प्राकृतिक आपदा पर बात करते हैं हम लोग। प्राकृतिक आपदा क्या है, उनको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से समझते हैं। समझे बात को। देखिए, प्राकृतिक आपदा वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होता है। कौन कारणों से घटित होता है? प्राकृतिक कारणों से, ईश्वर के द्वारा जो घटना घटित होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। समझे बात को। जैसे अगर बात करेंगे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत किन किन को रखा गया है, जैसे भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति के कुछ क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न होती है, तो उसको हम लोग भूकंप प्राकृतिक आपदा है। उसी तरह सुनामी प्राकृतिक आपदा हो गया, ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात प्राकृतिक आपदा हो गया, तूफान प्राकृतिक आपदा हो गया। उसी तरह बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्रों से मिट्टी का कट करके गिरना। समझे ना, वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार आकाशीय बिजली का गिरना। समझे ना, आकाशीय बिजली देखते हो ना, बारिश के समय क्या होता है, बहुत बड़े इलाकों में क्या कहते हैं, कई इलाकों में देखते होंगे कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण 2 लोगों की मौत होगी। ऐसे घटना आपको सुनने को मिलेगा। तो ये भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। इसी तरह क्या है, बादल का फटना। अच्छा, बादल का फटना क्या, बादल भी फट जाता है? हाँ, बादल फटने की वजह से क्या होता है, वहां पर भारी वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है, देखते देखते उस स्थल पर क्या होता है, सैलाब जैसा माहौल उत्पन्न हो जाता है। तो आजकल की घटनाओं को आप न्यूज़ वगैरह में, अखबारों में देखे होंगे कि उत्तराखंड में क्या हुआ, बादल फटने के क्रम में क्या हुआ, या सैलाब आ गई। समझे बात को। इसी तरह देखिए, एक शीतलहर है। अच्छा, शीतलहर क्या होता है, ठंडे के समय में देखे होंगे इतना धुंधला पर शीतलहर होता है, जिसकी वजह से लोगों की क्या होती है, यानी एक्सीडेंट होने की अधिक से अधिक संभावना होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं शीतलहर। तो इस प्रकार क्या है, ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, भूकंप निम्नलिखित में से कौन से आपदा के अंतर्गत आता है? तो भूकंप जो आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। उसी तरह क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ज्वालामुखी कौन से आपदा के अंतर्गत आता है? तो ज्वालामुखी जो है ना आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। उसी तरह आ जाएगा, ये सबसे क्वेश्चन देगा, तूफान कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। तो इस प्रकार यहाँ से आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ प्राकृतिक आपदा से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मानवजनित आपदा क्या है। देखिए, मानवजनित यानी मानव के द्वारा यानी इंसान के द्वारा जो घटना घटित होता है ना, यानी यहाँ लिखा हुआ क्या चीज, मानव के कुछ क्रियाकलाप के द्वारा जो घटना घटित होता है। अब देखिए, मानव कुछ एक्टिविटीज करता है, उनके कारण समझे ना जो घटना घटित होता है, यह लिखा हुआ कि मानव की कुछ क्रियाकलाप के द्वारा जो घटना घटित हो उसे मानवजनित आपदा कहते हैं। अच्छा, मानव के कुछ क्रियाकलाप के द्वारा कैसे? अब मान लीजिए क्या है, कोई लोग क्या करते हैं, बाइक अलग तरीके से चलाते हैं, इसके कारण क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वह मानवजनित आपदा के अंतर्गत आ गया। इसी तरह देखेंगे आजकल क्या होता है, दिन ब दिन रेल हादसा बढ़ते जा रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, मानवजनित आपदा के अंतर्गत आएगा। समझे बात को? जैसे हम लोग यहाँ दिए हैं कि मानवजनित आपदा कौन है, कि मानव की कुछ क्रियाकलाप के द्वारा इतने बड़े दर्दनाक हादसा आजकल क्या होता है, होते रहता है। समझे बात को? तो यहाँ से आपको बात को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह देखिएगा आतंकवाद है ना, आतंकवाद भी क्या है, मानवजनित आपदा के अंतर्गत आता है। आजकल देखते होंगे कि आतंकवाद एक पूरी तरह से क्या हुआ, माहौल को खराब कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में देखे होंगे आजकल क्या हुआ, भारत के बहुत सारे सेना को मार दिया जाता है, सीआरपीएफ के जवान को मार दिया जाता है। किसके द्वारा? आतंकवाद के द्वारा। इसी तरह देखे होंगे कि भारत में कई ऐसे आतंकवादी घटना हुआ, जैसे ताज होटल देखे होंगे मुंबई में, जो मुंबई में क्या है ताज होटल है, वहां पर क्या आतंकवादी हमला हुई, इसी वजह से क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए। अगर ये जो घटना हो रही है ना, ये मानवजनित आपदा के अंतर्गत हुआ, कि मानव की कुछ क्रियाकलाप के द्वारा घटना हो रही है। इसी तरह देखिएगा जनसंख्या विस्फोट। अच्छा, जनसंख्या विस्फोट हम लोग क्या किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या विस्फोट उसे कहा जाता है कम समय में अधिक तेजी के साथ जनसंख्या का वृद्धि हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। आजकल देखिए होंगे कि जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई देश की सरकार उन पर क्या किया है, कानून भी लागू कर रहे हैं कि नहीं, हमें क्या करनी चाहिए, जनसंख्या विस्फोट को जितना हो सके उसे हमें क्या करनी चाहिए, रोकनी चाहिए। तो जनसंख्या विस्फोट एक मानवजनित आपदा के अंतर्गत आया, क्योंकि अगर तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ की समस्या गंभीर उत्पन्न कर देगी। उसी तरह देखिएगा भीषण रेल हादसा। अच्छा, भीषण रेल हादसा भी बतलाए हैं कि देखे होंगे कि मतलब कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले देखे होंगे कि बालासोर उड़ीसा में रेल हादसा हुई। उसी प्रकार देखे होंगे पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुई, उत्तर प्रदेश में। ये सब होते आ रहा रेल हादसा, तो मानो कि कुछ गलतियों के कारण ये रेल हादसा हो रही। अगर उस पर सुधार किया जाए तो सुधर सकता है। समझे बात को? तो रेल हादसा भी मानवजनित आपदा के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया ना? उसी तरह महामारी देखे होंगे, कोरोना काल, इससे पहले क्या प्लेग की बीमारी हुई थी। देखिए, महामारी जो है ना, इंसान की कुछ एक्टिविटीज, कुछ क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न होती है। समझे? जैसे आप ज्यादातर गंदगी फैलाओगे तो वहां पर क्या होता है, महामारी फैलने की आशंका अधिक होती है। अगर कभी सुने हो कि जहां पर साफ सुथरा रहता वहीं पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई? नहीं, जहां गंदा रहता ना वहां पर लोगों को क्या होता है, बीमारी का अधिक हावी हो जाती है। तो बीमारी जो है ना, महामारी जो है ना, मानवजनित आपदा के अंतर्गत आता है। उसी तरह सांप्रदायिक दंगा। अच्छा, सांप्रदायिक दंगा किसे कहते हैं? सांप्रदायिक दंगा उसे कहा जाता है जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को क्या करता है, छोटा समझता है, और अपने धर्म को क्या करता है, बड़ा समझता है, जिसके कारण समाज में क्या होता है, नफरत फैलती है। और उसी नफरत को हम लोग क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक दंगा बोलते हैं। और ये नफरत फैलने की वजह से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को मारना शुरू कर देते हैं। उनकी जो है ना पूजा स्थल को क्या करता है, या इबादत गाह को क्या करता है, नुकसान पहुंचा देता है। आजकल ये सांप्रदायिक दंगा का प्रचलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी हाल में जो घटना घटित हो रही है पश्चिम बंगाल में, देखे होंगे कई ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है। इसी तरह आप देखे होंगे कि गुजरात में दंगा हुई थी 2002 को, 1984 ईस्वी को जो सांप्रदायिक दंगा हुई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसी तरह दिल्ली में 2020 को भी हुई, मुजफ्फरनगर में दंगा हुई। तो ये सांप्रदायिक दंगा जो है ना आजकल भयावह स्थिति ले लिया है।
अगर रहते हुए समय को नहीं देखा जाए तो ये देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर देता है। तो समझ में आ गया सांप्रदायिक दंगा क्या है, वो मानवजनित आपदा के अंतर्गत आता है। उसी तरह देखिए भोपाल गैस त्रासदी, अभी इसके बारे में और डिटेल लेंगे कि भोपाल में किस प्रकार क्या हुआ। एक केमिकल का रिसाव होने से देखते देखते हजारों लोगों की मौत हो गई थी, समझे ना। आग लगना, घर में आग लगना, वो भी मानवजनित आपदा है कि मानव की कुछ क्रियाकलाप के द्वारा, कुछ भूल के कारण ये घटना होती है। इसी तरह बम का विस्फोट होना, है ना, बम का विस्फोट है। देखे होंगे कि अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया, फैटमैन और लिटिल बॉय नामक क्या हुआ था, अब यानी परमाणु बम गिरा दिया था, जिसको देखते हुए लाखों लोग मारे चले गए थे। तो ये क्या हुआ, मानवजनित आपदा के अंतर्गत आता। तो ये सब घटना आपको क्या हुआ, देखने को मिलेगा। तो आपको उम्मीद करते हैं आपदा समझ में आ गया होगा। आपदा के 2 भाग को समझ में आ गया होगा। अब प्राकृतिक आपदा क्या है, मानवजनित आपदा क्या है, और प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड जितने भी जो एग्जाम्पल दिए हैं, उसी एग्जाम्पल को अगर ध्यान में बैठा हुआ है ना, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसी तरह मानवजनित। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपदा प्रबंधन, है ना, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। सुने ना, आपदा प्रबंधन क्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है आपदा से पूर्व एवं आपदा के बाद वे समस्त तैयारियां जिससे क्या किया जाता है, आपदा कम की जा सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन बोलते हैं। यानी आपदा से पहले, मतलब जो कहीं पर क्या है, आपदा से रिलेटेड वो स्थल है, तो उसको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। अगर आपदा आ गई है उसके बाद तैयारी करना है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन, समझे ना। आपदा प्रबंधन मंत्री भी बोलते हैं, और मंत्री का काम क्या होता है, आपदा से रिलेटेड जो है ना, लोगों को जो आपदा आ जाती है गांव वगैरह में, तो ऐसी स्थिति में उसको मुआवजा देता है। तो आपदा से पूर्व एवं आपदा के बाद वे समस्त तैयारियां जिससे आपदा कम की जा सकती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आइए, अब बात करेंगे हम लोग भूकंप के बारे में। चलिए भूकंप के बारे में डिटेल समझते हैं। अगर आपदा चैप्टर पढ़े, भूकंप के बारे में नहीं पढ़े, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। भूकंप किसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ पृथ्वी के अंदर या गहराई का वह बिंदु जहाँ भूकंपीय कंपन, है ना, कंपन का मतलब थरथराहट जो बोलते हैं, है ना, भूकंपीय कंपन क्या है, हाँ, भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, उसी बिंदु को भूकंप का केंद्र या के केंद्र कहते हैं। सॉरी, पृथ्वी के भीतर के हलचल उत्पन्न को भूकंप कहते हैं। यह लिखा हुआ क्या, पृथ्वी के भीतर के हलचल से, हम थोड़ा इसका डेफिनेशन दे दिए थे। भूकंप कहते किसे, यानी पृथ्वी पर अचानक कोई कंपन उत्पन्न होता है ना, उसी कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप का नाम देते हैं। एक शब्द में क्वेश्चन आएगा, भूकंप किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर अचानक होने वाले जो कंपन होता है ना, वाइब्रेट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं भूकंप बोलते हैं। अब देखिए भूकंप में हमें 2 डिफिनेशन और याद रखना है, एक है भूकंप केंद्र और एक है अधिकेंद्र। देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछने के चांसेस रहता है। पृथ्वी के अंदर या गहराई का वह बिंदु जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप का केंद्र बोलते हैं। मतलब आप देखिए ये जमीन है, जमीन के निचले वाला भाग, कहीं से तो भूकंप शुरुआत होगी ना। अब निचले वाला भाग में जहां से शुरुआत होती है ना भूकंप, उसी को हम लोग बोलते हैं भूकंप के केंद्र बोलते हैं। अब निचले वाला भाग से शुरुआत होकर के ऊपर वाला भाग में आती है भूकंप का कंपन। अब ऊपरी वाला भाग में जो जहां थरथराहट आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं, समझे ना। अब जमीन के निचले वाला जहां कंपन होता है उसको अधिकेंद्र, और ऊपरी वाला भाग को हम लोग बोलते हैं, निचले वाला भाग को भूकंप के केंद्र और ऊपर वाला भाग को अधिकेंद्र। जैसे यहाँ दिए हम लोग, भूकंप के केंद्र के ऊपर धरातल का वह बिंदु जहां भूकंप के तरंगों का सबसे अधिक अनुभव होता है, उसी बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। एज एग्जाम्पल, आप जहां बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए इसके जमीन के नीचे जहां कंपन उत्पन्न होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप के केंद्र बोलते हैं। लेकिन जिस वाला स्थल में बैठे हैं वहां पर सबसे पहले अगर अनुभव होता है, उसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। समझे बात को। अब देखिए भूकंप में जो है ना 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन से तरंगें उत्पन्न होती है, उनको जानना अति आवश्यक है। जैसे देखिए भूकंप में 3 तरंग है। एक प्राइमरी तरंग है, इसको हम लोग प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट में जो है ना पी से डिनोट करते हैं।
उसी तरह एक है सेकेंडरी जो ना तरंग होते हैं, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, उसे द्वितीयक तरंग बोलते हैं। इसी तरह एक है लव तरंग। लव, समझे ना, लव नाम से लव नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने इस तरंग को उत्पन्न किया। अब तीनों को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विशेषता को जानते हैं। यहाँ क्या है कि प्राइमरी तरंग का जो स्पीड है ना, 1 सेकेंड में यानी 6 किलोमीटर पर सेकेंड चलते हैं। मतलब 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं। सबसे तेज गति से चलने वाला जो तरंग है वो क्या करते हैं, आपको प्राइमरी तरंग है। देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, आपके घरों में बैठे हुए हैं, अचानक थोड़ा सा झटका देता है और वही दूसरी जगह फ़ोन करोगे तो बोलेंगे आज भूकंप आया था। हाँ, हमें भी भूकंप का महसूस हुई थी, लेकिन क्या हुआ था, थोड़ा सा झटका महसूस हुई थी। तो वो भूकंप आपको कौन कहलाएगा, प्राइमरी तरंग कहलाएगा। थोड़ा सा झटका मारता है, आपको भी झटका महसूस होगा। इसके बाद 4 किलोमीटर और आगे फ़ोन कीजिएगा, वहाँ पर भी बोलेगा थोड़ा सा तो जो ऐसे हिलाया ही था, समझे ना, थोड़ा, इससे नुकसान नहीं होता है। समझे बात को, यहाँ लिखा हुआ है इसका क्षति सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे क्षति कम होती है, क्योंकि थोड़ा हिलाता है, इसके बाद वो चले जाते हैं। समझे बात को, यही लिखा हुआ। देखिए अब बात करते हैं क्या, जैसे प्राइमरी जो तरंग है ना, प्राइमरी तरंग का थोड़ा सा ग्राफ को देखिए। प्राइमरी तरंग जो ना ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। अब मान लीजिए जैसे हम लोग, मेरा हाथ देखिए, प्राइमरी तरंग यानी 6 किलोमीटर पर सेकेंड में चलते हैं, लेकिन क्षति कम होती है। कारण क्या है, वो ऐसे चलते, ऐसे समझे ना, ऐसे चलते, मतलब घर को ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर करके चले जाते हैं, मतलब थोड़ा हिलाता है। इसी वजह से ये तो रफ्तार में तेज रहता है, लेकिन नुकसान कम पहुंचाते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह देखिएगा द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग में क्या होता है, यानी 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड चलते हैं। इसका ये क्या होता है, हानि, क्षति औसत में होता है, एवरेज में होता है। एवरेज का मतलब क्या हुआ, जो डैमेज घर है ना, वो गिरने की आशंका होती है। जैसे इसका थोड़ा सा इसका जो ना ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ हम लोग ये दें ना ऐसे, मतलब कोई घर को ऐसे करेगा, मतलब जो डैमेज घर है ना ऐसे वो क्या करता है, गिरा दिया जाएगा डैमेज घर को। इसके बाद सबसे जो खतरनाक तरंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल तरंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे खतरनाक तरंग कौन है, तो एल तरंग। सबसे समझे ना कम खतरनाक तरंग कौन है, तो पी तरंग है। एल तरंग जो है ना, इसका स्पीड जो है ना 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब धीरे गति से आता है लेकिन नुकसान पहुंचा करके चला जाता है। जैसे क्षति सर्वाधिक है। इसका ग्राफ जो बनता है ना, इस प्रकार ग्राफ बनता है। एज एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण को थोड़ा सा समझिए। अब क्या करते हैं, हम लोग प्यार से ही रिलेटेड आपको उदाहरण देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया, समझे ना, अब दूसरे यानी किसी से क्या करता है, उसे मोहब्बत या प्रेम जगता है। अब क्या हुआ, जैसे एक ही दिन में क्या होता है, उससे डायरेक्ट प्रेम हो जाता है ना, एक ही दिन में। अगर वो उनके साथ छोड़ दिया जाता है, वो लड़की उनके साथ छोड़ देगा ना, तो किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होती है। सिमिलरली उसी प्रकार देखिएगा, अब इस तरंग को समझिए। अब किसी से क्या होता है, मोहब्बत जगता, प्रेम जगे, तो धीरे धीरे क्या करता है, नंबर लिया जाता है। इसके बाद जो है ना उनके घर के बारे में पता लगाया जाता है, उनके भाई क्या करते हैं, तब उनसे क्या होती है, बात होती है। लगभग 3 महीना लग जाता है। अब उसके बाद जो है ना मतलब वो लड़की छोड़ दिया जाएगा, तो उसको भी जो है ना पी तरंग से जो ना पहले से क्या होगा, थोड़ा झटका अधिक लगेगा, समझे ना, ज़्यादा झटका लगेगा। अब देखिए इसी तरह एल के बारे में बात को समझते हैं। एल में क्या होता है कि अब जो है ना, अब उस लड़कियों का देखिए, अब नंबर बाद में लिया जाता है, पहले उनके बारे में जानता है, लगभग जो है 1 साल जो है ना इसके पीछा किया जाता है, तब उसके बाद नंबर मिलती है। समझे बात को। इसके बाद जो है ना लगभग 2 साल के बाद बातचीत होती है, तब एक दिन देखते हैं कि फ़ोन करते हैं तो लगता है कि 12 बजे रात को वो कहीं बिजी कॉल बता रहा। तब ऐसी स्थिति में जो है ना, आपको जो झटका लगेगा ना, तो याद रखेगा, तो 7 समुंदर आपको पार कर देगा। तब ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। समझे बात को, तो याद रखिएगा, समझे बात को। तो ऐसे ही है हम लोगों का भूकंप तरंग, एल तरंग, मतलब जितना कम तेजी से आते हैं लेकिन नुकसान अधिक पहुंचा करके चले जाते हैं। जैसे अगर बात करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ बनाएं, अब ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा, तो वह भूकंप बड़ी खतरनाक होता है।
समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भूकंप के तरंगों को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में, पी तरंग, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग सबसे कम तेज गति सबसे तेजी गति से चलते हैं लेकिन हानि कम पहुंचाते हैं। इसी तरह क्या है, एस तरंग जो है ना मीडियम साइज में या मीडियम में चलते हैं, औसत में चलते हैं, इसका नुकसान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन एल तरंग कम धीरे से चलता है, वो अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा करके चले जाता है। इसका ग्राफ देख सकते हैं, ये पी तरंग का है, ये एस तरंग का है, ये एल तरंग का। क्लियर हो गया? आगे आइए। देखिए भारत में क्या है, भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया। जोन समझते हैं ना, जैसे सुने हो ना कि ये रेड जोन है या पीले जोन है, तो ऐसा सुनने को मिलेगा। भारत में क्या क्या भूकंप से संभावित 5 स्थल ऐसे हैं जहां क्या क्या जोन बना गया। जैसे भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। कौन कौन से जोन हैं जो सबसे खतरनाक माना जाता है? जैसे सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन 5वें जोन को बताया गया है। भारत में भूकंप के 5 जोन हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जो है ना, यानी 5वें जोन को बताया गया है। जैसे 5वें जोन में गुजरात, कच्छ जो ना गुजरात में ही पड़ता है, कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, यानी 5वें जोन के अंतर्गत। और 5वें जोन सबसे खतरनाक जोनों में एक जोन है, इसीलिए याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे देगा, कच्छ प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से जोन के अंतर्गत आता है? तो 3 यानी तीसरा देगा, दूसरा देगा, 5वां देंगे, तो 5वें जोन के अंतर्गत आते हैं। तो 5वें जोन यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक 5वें जोन को बताया गया है। 5वें जोन में गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि बिहार कौन से जोन के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखोगे बिहार जो है ना, यानी तीसरे भूकंपीय जोन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ लिखा हुआ बिहार जो है ना तीसरी भूकंपीय जोन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार भारत में सबसे बड़ा जो है ना विनाशकारी भूकंप जो अब तक आई है वो 1934 ईस्वी को बिहार में। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि बिहार में सबसे बड़ी भूकंप कब आई थी? तो याद रखोगे बिहार में सबसे खतरनाक जो भूकंप आई थी ना वो 1934 ईस्वी को। और वो 1934 ईस्वी को जो आई थी ना, भारत का सबसे बड़ा भूकंप था। समझे? क्लियर? आगे आइए। उसी प्रकार आगे नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप संभावित क्षेत्रों में। अच्छा, जहां पर भूकंप अधिक आने की संभावना रहता है ना, तो वहां के लोगों को कैसे मकान बनानी चाहिए? वृत्ताकार बनाने चाहिए या आयताकार बनाना चाहिए या त्रिभुजाकार? तो याद रखिएगा सबसे अच्छा जो होगा ना वो आयताकार होगा। आयताकार अगर मकान बनाओगे ना तो वो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। समझे बात को? नेक्स्ट, भूकंप की तरंग मापन यंत्र। अच्छा, भूकंप का वेग कितना तेजी से चल रहा है उनकी मापने के लिए जो बनाया गया है एक यंत्र है सिस्मोग्राफ। मतलब किस रफ्तार में चलता है, एल तरंग या पी तरंग या एस तरंग है, उनके बारे में पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता भूकंप रिएक्टर पैमाने से पर मापी जाती है। तीव्रता वही समझे ना, तेज गति से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या? सुनामी। सुनामी किसे कहते हैं? देखिए सुनामी को सरल भाषा में समझोगे, महासागर या सागर में या समुद्र के तल में, देखिए जमीन के ऊपरी वाला भाग में जब कंपन होता है ना उसको भूकंप के नाम से जानते हैं। जब समुद्र के निचले वाला भाग में कंपन उत्पन्न होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सुनामी के नाम से जानते हैं। वही डिफिनेशन लिखे हैं। सुनामी क्या है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यानी महासागर में कभी भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न होगी ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी। अच्छा, सुनामी के कारण क्या होता है? सैलाब ला देता है। देखते हो ना, पानी का ऐसे आया इसके बाद शहरों में घुस गया। तो भूकंप संभावित क्षेत्र जो है ना, सुनामी संभावित क्षेत्र में लोगों को उनके बारे में जागरूक किया जाता है। हम लोगों को जो ना बिहार, उत्तर प्रदेश वो भूकंप क्षेत्र से रिलेटेड, सुनामी से रिलेटेड नहीं है। देखिए 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, बंगाल की खाड़ी साइड में पड़ता है, में एक विनाशकारी सुनामी आई थी। क्वेश्चन देगा दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे भयानक सुनामी कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी में सबसे भयानक सुनामी आई थी। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ से सुनामी से क्वेश्चन पूछेगा या सुनामी कह देगा ऐसे, सुनामी निम्नलिखित में से कहाँ पर आती है? समुद्र में, स्थल में, इसके बाद पहाड़ में, पठार में। तो याद रखिएगा समुद्र में। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं।
तो यही समझ में आ गया क्लियर। अब कुछ और पॉइंट है जिनको जानना जरूरी है। जैसे बिहार का शोक है ना, शोक किसे कहते हैं? शोक उसे कहते हैं जब कोई दर्द होता है, उसी को हम लोग शोक बोलते हैं। जब कोई आपका हानि पहुंचा करके चले जाता है, उसी को हम लोग शोक बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल बात करेंगे, एक बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया। अच्छा, कोसी नदी को इसलिए कहा गया क्योंकि कोसी नदी में जब भी जो है ना पानी ऊपर आता है ना, तो लोगों को डर का उत्पन्न होता है, डर का माहौल उत्पन्न होता है, क्योंकि वो जमीन काटने में सबसे तेज आगे है। कौन? कोसी नदी। इनके अलावा जो ना घरों में, गांव में पानी पहुंचाने का भी काम करते हैं कोसी नदी। और इसका सैलाब पानी भरने से लोग क्या करता है, शोक में डूब जाते हैं, चिंता में रहते हैं, इसी वजह से शोक कहा गया इसको। इसी तरह बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा गया, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा गया, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा गया। तो इनको आप याद रखिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। समझे ना, आप कोई कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो समझे। अगला पॉइंट आइए, अब कुछ बांध से रिलेटेड है, डैम से रिलेटेड है। अच्छा, डैम क्यों बनाया जाता है? बांध इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है ना सही समय में सही दिशा में पानी पहुंच सके। अगर मान लेते हैं इस जगह पर हम लोग क्या किया, डैम नहीं बनाए, इधर से पानी जब आएगा ना तो इस इलाका को क्या करेगा, पूरी तरह से सैलाब में ला देगा। अगर हम लोग इस जगह डैम बना दिए तो डैम क्या करते हैं, पानी को रोक देता है और दूसरी जगह पानी को छोड़ देता है। ये फायदा होता है। जैसे हम लोगों को जैसे बिहार के कुछ जिला है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, मधेपुरा, ये सब जो है ना हमेशा हर प्रतिवर्ष बाढ़ से ग्रस्त रहता है। कारण क्या है कि यहाँ पर एक नदी पड़ती है, महानंदा नदी, वहाँ पर एक भी डैम नहीं है। पानी छोड़ने की वजह से क्या होता है, इस इलाका में पानी पूरी तरह से भर जाता है। इसी वजह से इस इलाका में देखिएगा ना, कभी भी जाने को मौका मिलेगा तो आपको देखेंगे कि अररिया, पुणे, किशनगंज, कटिहार में यहाँ पर हमेशा हर प्रतिवर्ष पूरी तरह से क्या होता है, कोई ना कोई गाँव डुबाव रहता है। चलिए आगे आइए। देखिए यहाँ पर क्या है, कौन कौन सा बांध है। एक है भाखड़ा नांगल बांध, कहाँ पर है, सतलज नदी में बनाई गई है। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी में बनाई गई है। इसी तरह कावेरी परियोजना कावेरी में बनाई गई है। रिहंद बांध रिहंद बनाई गई है। इसी तरह क्वेश्चन आएगा, कोसी परियोजना कहाँ बनाई गई है, तो याद रखिएगा कोसी परियोजना कहाँ बनाई गई, कोसी नदी में बनाई गई। कोसी कहाँ पर पड़ती है, बिहार में। समझे बात को। आगे आइए, यहाँ एक पॉइंट और है, उत्तरी बिहार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहते हैं, जबकि दक्षिणी बिहार। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और आएगा। जैसे बिहार में देखेंगे कि बिहार के बीचों बीच एक नदी गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी बिहार को दो भाग में बढ़ती है, एक दक्षिणी बिहार और एक उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है ना, जितने उत्तरी बिहार हैं लगभग जिला जो है ना नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और नेपाल में आपको मालूम होगा अत्यधिक नदियाँ हैं। और यह नदी क्या होता है, जब भी नेपाल की सरकार पानी छोड़ते हैं तो इस इलाका में क्या होता है, पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। इसी वजह से उत्तरी बिहार को हम लोग क्या बोलते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं, जबकि दक्षिणी बिहार को हम लोग सूखा प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं। दक्षिणी बिहार में क्या है, छोटे छोटी नदियां हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इस इलाका में पानी हमेशा क्या करता है, सूख जाता है। समझे बात को। इसी वजह से दक्षिणी बिहार को सूखा प्रभावित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। आगे आइए, यही लिखा हुआ, उत्तरी बिहार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जबकि दक्षिणी बिहार को सूखे क्षेत्र कहा जाता है। समझे ना, सूखा क्षेत्र कहा जाता है। इसी तरह सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। सूखा कभी भी आए तो क्वेश्चन ऐसे देगा, सूखे की स्थिति कैसी आती है, तो धीरे धीरे आती है। अच्छा, कभी ऐसा है कि सूखा बतला कर गया था, नहीं, धीरे धीरे आती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। अगला एक पॉइंट और है, देखिए मलबा, कभी भी भूकंप वगैरह में घर वगैरह गिर जाता है ना, गिरता है, तो कभी कभी लोग क्या करता है, जमीन के नीचे दब जाते हैं या मलबे के नीचे दब जाते हैं। जैसे तुर्की में देखे होंगे कि भूकंप इतना अत्यधिक मात्रा में आई, बड़े बड़े बिल्डिंग गिरने के बाद क्या कुछ लोग दबे हुए नीचे थे लेकिन जिंदा था। इसके बारे में पता लगाने के लिए जो है एक कैमरा का आविष्कार किया गया था, जिस कैमरा का नाम है इंफ्रारेड कैमरा। तो क्वेश्चन ऐसे देगा, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए कौन सा कैमरा का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेगा इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। इसी तरह आगे ये सूखे के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा जल की कमी है। इसी तरह बाढ़ के समय हमें कौन सा स्थल जाना चाहिए, बाढ़ के समय ऊंचे स्थल यानी ऊंचे भूमि वाले स्थल पर जाना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव इसी तरह आता है, लॉजिक में आता है, आपका बन जाएगा जो मेन हम आपको उसको दिए हैं। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, और है एक को बस समझते हैं क्या है। देखिए आपको मालूम होगा 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पड़ता है। भोपाल में क्या हुआ, एक अमेरिकी कंपनी
जो MIC नामक जहरीली गैस का निर्माण कर रहा था। MIC का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस का निर्माण करने वाली कंपनी क्या हुआ मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। समझे बात को। लेकिन इस जहरीली गैस जो बना रहे थे ना, तो 2 दिसंबर को हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा जो टैंक में जो जहरीली गैस को रखा जाता है, यही टैंक फटने की वजह से क्या होता है, गैस का रिसाव होता है। और गैस का इतना रिसाव होता है, देखते देखते क्या आता है, पूरा भोपाल शहर गैस फैल जाता है। समझे बात को। तो 2-3 दिसंबर को पूरी तरह से भोपाल में गैस फैल जाता है और देखते देखते क्या होता है, लगभग 30,000 लोग से अधिक लोग मारे चले जाते हैं। समझे ना। इतिहास में उसे भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देगा, भोपाल गैस कांड कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल के शहर में कौन से गैस का रिसाव हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस का रिसाव हुई थी। कहाँ की कंपनी थी? अमेरिकी कंपनी थी। समझे बात को। यही है 2-3 दिसंबर 1984 को आधी रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी की कीटनाशक बनाने वाले प्लांट 40 टन MIC मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों व्यक्ति की जान चले गए थे। समझे बात को यहाँ से आपको। और ये कौन सा आपदा आएंगे? तो वही मानवजनित आपदा के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लिखा हुआ संचार का लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो याद रखिएगा, संचार का लोकप्रिय साधन कौन है? मोबाइल है। अगर मोबाइल ना हो, समझे, यही लिखा हो, यदि मोबाइल ना हो तो टेलीफोन या रेडियो होगा। क्लियर हो गया। इसी तरह एक है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग हम लोग मौसम विज्ञान के लिए करते हैं। जैसे मौसम के बारे में जो जानकारी देते हैं ना, तो याद रखिएगा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं। तो आप इतना समझ में आ गया होगा, ये सब सारे का पॉइंट है। समझे ना। ये पॉइंट आप क्या कीजिए, अगर यहाँ दिखाई नहीं देता है ना, तो आप कीजिए क्या, आप जो ना नोट्स भी ले सकते हैं। जितना हम लोग लिखा है ना, इसका PDF बना हुआ है। आप जो है ना एक नंबर नोट कर लीजिए, जैसे 74 88 है ना 20 48 70। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। आपको क्या होगा, आपदा से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो सारे पॉइंट आपको मिल जाएगी। समझे बात को। कौन सा नंबर है? 74 88 20 48 70। इसी नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो मिल जाएगा। हमको मालूम है कुछ जगह दिखाई नहीं देता होगा। समझे बात को। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है इसीलिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देगा, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें, है ना। क्वेश्चन ऐसे रहेगा। तो बाढ़ से जब बाढ़ आती है तो किस प्रकार की हानियाँ होती है उनको ध्यान दें। यही लिखा हुआ है, जान माल की हानि होती है ना। फसलों का बर्बाद होता है। मलेरिया जैसे हैजा चेचक जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ता है जब भी सैलाब आता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? सूखे आखिर क्यों होता है? कहीं कहीं फिर देखते हो इतना सूखा हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है, बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाना, मानसून का समय से नहीं आना, जल का अनावश्यक प्रयोग करना, ऐसी स्थिति में सूखे आता है। यहाँ कहा गया कि सूखे की स्थिति जो है ना, कभी कभी जब 25% से भी कम वर्षा होती है ना, तब भी हम लोग बोलते हैं सूखे की स्थिति बोलते हैं। जैसे वर्षा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मशीनरम मेघालय में होती है। समझे बात को, ये याद रखें। उसी प्रकार बिहार में सबसे अधिकतर वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। लेकिन फिर भी कहा गया जहाँ पर 25% से कम वर्षा होती है ना, वहाँ की क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं। तो सूखे की स्थिति कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपाय बताइए। देखिए भूकंप के प्रभाव को आप कैसे कम कर सकते हो, इनके बारे में 4 उपाय बताइए। तो कौन कौन से उपाय हैं, उन उपायों को जानेंगे। जैसे भवनों का आकार आयताकार होना चाहिए। अगर भवन बनाएंगे जहां पर आयताकार बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं त्रिभुजाकार बना दोगे तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा। घर की बिजली का स्विच ऑफ कर देनी चाहिए अगर जहाँ पर भूकंप आ जाए तो। गलियों एवं सड़कों का चौड़ा होना चाहिए। भूकंप विरोधी घर बनाना चाहिए जिससे भूकंप में गिरे नहीं। समझे बात को। यहाँ से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग और बात करते हैं। ये नोट्स से रिलेटेड ये नोट्स बना हुआ है, आप अगर संपर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट आया है,
आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा, ऑप्शन में देगा गर्म पानी डालना चाहिए, उसे क्या करना, काट देनी चाहिए, तो इसे ठंडा पानी डालना चाहिए, तो याद रखिएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। इसी तरह बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? मस्जिद की ओर दौड़नी चाहिए, ऊंचे स्थल पर जले जाना चाहिए, समझे ना, आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, नहीं, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है कृषि सुखाड़ होती है। अगर कृषि में जब सुखाड़ होती है तो किसके कारण? मिट्टी की नमी के अभाव के कारण। देखिए सुखाड़ हम लोग किसको बोलते हैं? जब मिट्टी जो ना नमी समाप्त हो जाती है ना, फसल को उगाने की क्षमता समाप्त हो जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सुखाड़ बोलते हैं, समझे बात को। इसी तरह एक और पॉइंट है, ये इसमें देख लेते हैं, नहीं और पॉइंट नहीं है, चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पर और चर्चा कर देते हैं। जैसे हम लोग बतलाए कि अच्छा मैं बाढ़ से रिलेटेड बतला दिया आपको, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन और है, आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? अच्छा, आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो यही लिखा हुआ, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा से पूर्व एवं आपदा के बाद होने वाली क्षति को कम करना या बचने से है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा व मानव निर्मित आपदा इत्यादि घटित होने से क्या होता है, अधिक मात्रा में जैविक और अजैविक संसाधनों की क्या होता है, नुकसान होता है। इसी वजह से क्या है, आपदा प्रबंधन का होना अति आवश्यक है। यदि आपदा प्रबंधन ना करें तो यहाँ हमें क्या करेगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, समझे बात को। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट डे को हम लोग क्या करवाएंगे, पूरी तरह से क्लियर करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्क्रीनशॉट लीजिएगा।